किरियात शामोना जो नॉर्दर्न इजराइल में बॉर्डर एरिया है, वहां पर हिजबुल्लाह ने 70 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया है, जिसमें काफी नुकसान हुआ है और कहा यह जा रहा है कि नॉर्दर्न इजराइल में इमरजेंसी जैसी स्थिति घोषित कर दी है इजराइल ने। और उधर हूथी के हमले लगातार जारी हैं। इन सारी कोशिशों के बावजूद हूथी के हमले नहीं रुक रहे हैं। नई खबर यह आई है कि इराक में जो इराकी रेजिस्टेंस फोर्स है उसने हाइफा पोर्ट जो इजराइल का है उस पर हमला किया है। इन सबके बीच बाइडेन लगातार कह रहे हैं कि रमजान के पहले किसी तरह का समझौता, किसी तरह का सीज फायर होना बेहद जरूरी है, लेकिन जो शर्तें हैं इजराइल और अमेरिका की वो मानने को हमास तैयार नहीं है। हमास का यह कहना है कि जब तक कंप्लीट सीज फायर की बात नहीं होगी और जब तक पोस्ट वार गजा में हमारी पोजीशन क्या होगी ये क्लियर नहीं होगी, तब तक हम किसी तरह का समझौता नहीं करने वाले हैं। हालांकि बातचीत चल रही है, लेकिन रमजान के पहले समझौते की उम्मीदें लगातार कम होती जा रही हैं और जैसे जैसे समझौते की उम्मीदें कम हो रही हैं, वार जो है, युद्ध जो है वो लगातार तेज होता जा रहा है। और भी बहुत सारी खबरें हैं, इन सारी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे एक बार फिर से हाजिर हूं टीसीएच पर। इजराइल और फलस्तीन के बीच जो जंग चल रही है और उसके इर्द गिर्द दुनिया भर में जो हलचल चल रही है उसकी सारी अपडेट्स लेकर पहली खबर जो मैं लेके आज आया हूं वो अमेरिका से है। इस खबर पर कहीं बात होती आपको दिखाई नहीं देगी। कारण यह है कि इस खबर से बहुत साफ होता है कि किस तरह से एक तो इजराइल अमेरिका की कोई चिंता नहीं करता, दूसरी बात यह है कि इजराइल अपनी लालच में शैतानी की कौन सी हदें पार कर सकता है ये न्यूज़ बताती है। अमेरिका में एक विज्ञापन निकला है, वो विज्ञापन आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। इस विज्ञापन को देख के लगता है कि रियल एस्टेट के किसी बिजनेस के लिए ये अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम कर रहे हैं और ये सारी जगहें जो हैं आप देखेंगे सिनागॉग्स हैं, उनके धार्मिक स्थल होते हैं। अब एक सीन पहले देख लीजिए, एक वीडियो पहले देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है। ये जो वीडियो आप देख पा रहे होंगे इसमें एक आदमी है और वो इसमें शामिल होना चाहता है। ये जो रियल एस्टेट के इनके उत्सव चल रहे हैं इसमें शामिल होना चाहता है। उससे कहा जा रहा है तुम शामिल नहीं हो सकते, तुम गाड़ी भी यहां पे पार्क नहीं कर सकते। उसने कहा मैं रजिस्ट्रेशन कराया है मैंने, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बावजूद उस आदमी को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो यहूदी नहीं है। अब ये रियल एस्टेट का पूरा खेल क्या है कि टोरंटो में या अमेरिका में कहीं कोई जमीन नहीं बिक रही है। वेस्ट बैंक के इलाके में जो फलस्तीन का इलाका है वहां पर उसकी जमीन बेची जा रही है। जिस जमीन पे इजरायलियों का हक ही नहीं है वहां की जमीन बेची जा रही है यहूदियों को, ताकि वो वहां से जाएं, उस जमीन को कब्जा करें और अपनी अवैध बस्ती बसाएं। यानी फलस्तीनियों की जमीन अमेरिका में यहूदियों को बेची जा रही है। यह दुनिया में कहीं आपने सुना है? कभी आपने सुना है कि आपकी जमीन, आपके घर की जमीन कोई अमेरिका में बेच रहा हो जिसका उस जमीन से कोई लेना देना ना हो? पैसा कोई और ले रहा है, जमीन आपकी है और जो दूसरा खरीदेगा वो यहां आके आपसे कहेगा कि जमीन खाली कर दो क्योंकि मैंने जमीन खरीदी है, जबकि जमीन से उसका कोई लेना देना नहीं है, ना बेचने वाले का ना खरीदने वाले का। ये शैतानी कोई कल्पना कर सकता है? ये काम सिर्फ और सिर्फ इजराइल कर सकता है। और जब मैंने कहा कि अमेरिका की नहीं सुन रहा है तो क्यों कहा, याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने जो यहां पर वेस्ट बैंक में अवैध सेटलर्स हैं वो जो हिंसा कर रहे थे उनके खिलाफ, कईयों के खिलाफ जो है बाकायदा कार्रवाई की थी कि वो अमेरिका में घुस नहीं सकते हैं वगैरह वगैरह। और लगातार अमेरिका कह रहा है कि वेस्ट बैंक में अवैध सेटलर्स की जो पूरी की पूरी बात है वो इलीगल है, वो गलत है। लेकिन इन सब का इजराइल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। एन अमेरिका में अमेरिकी प्रशासन के नाक के नीचे सिनागॉग्स के अंदर जमीनें बेची जा रही हैं फलस्तीनियों की। बेचने वाले यहूदी, खरीदने वाले यहूदी, कोई और वहां घुस नहीं सकता है। कोई और जाने की कोशिश करता है तो उससे कहा जाता है ये प्राइवेट लैंड है। और याद रखिए ये बात मैं कर रहा हूं वेस्ट बैंक की, जहां कोई घोषित जंग नहीं चल रही है, जहां फलस्तीनी रहते हैं, जहां सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इजराइल ने अपने ऊपर ली हुई है, जहां उस पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का तथा कथित शासन है जिसको अमेरिका सारा शासन सौंपने की बात कर रहा है, जिसके बारे में अमेरिका कहता है कि जब यह समझौता हो जाएगा, युद्ध विराम हो जाएगा, उसके बाद गजा और वेस्ट बैंक का शासन फिलिस्तीनी अथॉरिटी जो है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी या फतह पार्टी जो है उसको दे दिया जाएगा। अब आप सोच के देखिए कि जहां उनका शासन है
वहां तो इजराइल जो मन करता है वो करता है, जिसका मन करता है घर लूट लेता है और वहां पर अपने लोगों को बसा देता है, उसकी जमीनें अमेरिका में बेच रहा है। और अगर उसका शासन गजा में भी हो जाए, अगर उसका शासन पूरे इलाके पे हो जाए और वैसा ही हो जैसा वेस्ट बैंक में है, यानी सुरक्षा की सारी व्यवस्था इजराइल अपने हाथ में रखे, तो सोचिएगा कि आज वेस्ट बैंक की जमीनें बिक रही हैं, कल गजा की जमीनें बिकेंगी। यही वो प्लान है जिसकी वजह से हमास युद्ध विराम के लिए लगातार मना कर रहा है। अमेरिका लगातार इसरार कर रहा है कि 4 हफ्तों का जो युद्ध विराम है उसको लेकर राजी हो जाओ, लेकिन हमास का साफ साफ कहना है कि हम बातचीत तो कर रहे हैं, लगातार मीडिएटर्स के थ्रू हम बातचीत लगातार कर रहे हैं। हम सीज फायर चाहते हैं, लेकिन परमानेंट सीज फायर चाहते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, हम ये चाहते हैं कि सीज फायर के बाद गजा और वेस्ट बैंक में जो भी नई व्यवस्था बने उसमें हमास भी शामिल हो। और यह मांग जस्टिफाइड है। हमास ने चुनाव जीतकर गजा में अपनी सत्ता बनाई थी, अपनी हुकूमत बनाई थी, तो जनता का जिसे सपोर्ट है उसको आप किनारे कर देंगे। आप ये कहेंगे कि नया शासन जो बने वहां पर डीमिलिटराइजेशन हो, यानी कोई सेना ही नहीं हो, यानी फलस्तीनियों को आप जो है दरअसल इजराइल के हाथ में सौंप देने का काम कर रहे हैं। और यह काम कब हो रहा है? यह काम तब हो रहा है जब जंग में इजराइल सफल नहीं हो पा रहा है। वो सारा काम कर रहा है, मदद रोकने का काम कर रहा है। ब्लिंकन भी कह रहा है कि मदद रोकना ठीक नहीं है, कमला हैरिस भी कह रही हैं कि नार्दर्न गजा में भुखमरी जैसी हालत है, वहां पर आप मदद क्यों नहीं जाने दे रहे हो। लेकिन इजराइल मदद लगातार रोक रहा है। अमेरिका नाटक कर रहा है कि वो एयर ड्रॉप करेगा, एयर ड्रॉप कर भी रहा है, लेकिन जमीन पर जाकर लोगों को खाना पहुंचाने के लिए अपनी आर्मी भेजने को वो तैयार नहीं है। अपनी आर्मी सिर्फ तभी भेजेगा जब उसको इजराइल की मदद करनी होगी। इजराइल को हथियार दे दो, इजराइल को हेलीकॉप्टर दे दो, इजराइल को पैसे दे दो, और उसके बाद जब लोग भूखे मरे तो इजराइल से हाथ पैर जोड़ के कहो कि भैया खाना उधर से जाने दो। इजराइल बिल्कुल सुने नहीं आपकी, और उसके बाद आप फलस्तीनियों से कहो कि इजराइल जो कह रहा है उस पर समझौता कर लो, और बोलो कि अब तो समझौते की जिम्मेदारी जो है, बॉल जो है वो हमास के पक्ष में है। हमास ने बहुत क्लियर कहा है कि समझौता होगा या नहीं होगा यह इजराइल के रुख पर निर्भर करेगा। समझौता अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए इजराइल जिम्मेदार है। और बिल्कुल ठीक कहा है, इजराइल ने जिस तरह की शर्तें ला दी हैं वो ऐसी हैं कि जंग के मैदान में जो आप नहीं जीत पाए वो डिप्लोमेसी के मैदान में बैठकर जीतने की कोशिश कर रहे हैं। हमास को खत्म करना तो एक बात है, फलस्तीनियों की आजादी के सपने को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश है। जिस तरह के सीज फायर की बात आज इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं, इसीलिए अमेरिका लाख इसरार कर रहा है, हमास अभी तक तो लगातार इंकार कर रहा है कि इन शर्तों पर समझौता नहीं होगा। अमेरिका किसी भी तरह से चाहता है कि रमजान के पहले समझौता हो जाए, लेकिन अगर यही रुख रहा तो कम से कम मुझे तो नहीं लगता है कि रमजान के पहले किसी तरह का कोई समझौता हो सकता है। लाख मुसीबतों और परेशानियों के बावजूद रमजान की तैयारी कर रहे हैं फलस्तीनी, जैसे सारी दुनिया में तैयारी चल रही है। फलस्तीन में भी तैयारी चल रही है, अपने टूटे फूटे घरों में, अपने टेंट्स में, अपनी परेशानियों के बीच वहां पर शॉप्स लगी हैं जहां पर रमजान में घर को सजाने का और बाकी सब करने का जो होता है वो सारी तैयारियां चल रही हैं। रमजान तो वो मनाएंगे। और रमजान को लेकर एक और खबर आई है, अभी उसको शेयर कर देते हैं, फिर आगे और मुद्दों पे बात करेंगे। आपको याद होगा बेंजामिन नेतन्याहू के मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने कहा था, और बाकायदा ये अखबारों में छप गया था, कि इस बार अल अक्सा मस्जिद के अंदर कितने लोग आएंगे नमाज पढ़ने ये नए सिरे से तय किया जाएगा। यानी अल अक्सा मस्जिद में कितने लोग नमाज पढ़ने जाएंगे ये संख्या घटाई जाएगी। ये बात आई थी, बेन ग्वेर ने कहा था, और ये बात लगातार की जा रही थी कि अल अक्सा मस्जिद के अंदर इस बार बहुत कम लोग रमजान के दौरान नमाज पढ़ पाएंगे। इस पर हमास के सिनवार का बयान आया था, उन्होंने मार्च टू अल अक्सा की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो भी अरब लोग वहां पर हैं, चाहे कितना भी प्रतिबंध लगे, लेकिन वो सारे लोग अल अक्सा मस्जिद में जाएं और नमाज पढ़ें। इन सब के बाद हुआ यह कि ऐसा लगता है कि प्रेशर पड़ा है, सारी दुनिया का प्रेशर पड़ा, मलामत हुई, और वहां जिस तरह की जंग चल रही है उसके बारे में भी बताऊंगा, उसका भी प्रेशर पड़ा। यह डर था कि कहीं वेस्ट बैंक में हिंसा बहुत ज्यादा ना भड़क जाए इसकी वजह से। और अब जाकर बेंजामिन नेतन्याहू ने इस तरह का कोई आदेश न देने का फैसला किया, और उसका बयान आया है कि पहले जिस तरह अल अक्सा मस्जिद में लोग जाते थे वैसे ही जाकर नमाज पढ़ेंगे, वहां किसी तरह की बंदिश, वहां किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा।
तो यह एक मुद्दा है जिस पर इजराइल को झुकना पड़ा, और जंग जिस तरह से चल रही है उस पर एक बयान आप स्क्रीन पे देखिए और फिर मैं आपको बताता हूं। बयान है उनकी आर्मी के, आईओएफ जो इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स है उसकी आर्मी के एक चीफ का बयान है, जिसमें वो कहते हैं कि जंग ऐसे नहीं लड़ी जाती, जंग ऐसे नहीं जीती जाती। यानी पहली बात तो यह है कि जंग जीतती हुई कहीं दिखाई नहीं दे रही है। दूसरा, ये जो घटना हुई है बड़ी मजेदार है। खान यूनुस में इजरायली सैनिक जो जाते हैं उनको लगता है कि कहीं भी फलस्तीन के किसी भी फलस्तीनी के घर में घुसकर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो खान यूनुस में एक घर में वो घुस गए कुछ लूटपाट करने के इरादे से, और उसी समय विस्फोट हुआ और 3 सैनिक वहीं के वहीं मारे गए। और इस तरह की घटनाएं बहुत सारी हुई हैं जहां ओवर कॉन्फिडेंस में इजरायली सैनिक जो है मारे गए हैं, बड़ी संख्या में विकलांग हुए हैं, हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि हॉस्पिटल्स को ऑर्डर जारी किए गए हैं कि इस तरह का कोई डेटा ना दिया जाए, और इजराइल लगातार अपने मरने वाले जो सैनिक हैं उनका डेटा कम करके पेश कर रहा है। तो ये एक बयान बताता है कि इसके पीछे कितना गुस्सा और कितना खीज है। अगर इस पूरे बयान को आप पढ़िए तो ऑफिसर साफ साफ कहते आ रहे हैं कि इजरायली सेना जिस तरह से लड़ रही है ऐसा लग रहा है कि कोई तैयारी नहीं है, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। भैया, जब सेना घड़ियां लूटेगी, जब सेना कपड़े लूटेगी, जब सेना गहने लूटेगी, जब सेना लड़ने की जगह घरों के भीतर जाकर बच्चों को, औरतों को परेशान करने में ज्यादा मर्दानगी महसूस करेगी, तो फिर ऐसे एक्सीडेंट्स भी होंगे, मारी भी जाएगी। और यही वजह है कि 4 महीने की लड़ाई के बावजूद इजराइल फलस्तीन पर कब्जा कर नहीं पाया है। लगातार उसके सैनिक मारे जा रहे हैं, और साथ साथ में जो 2-3 अलग मोर्चे खुल गए हैं उन पर परेशानी लगातार जारी है। मैं आपको बताऊं, हूथी और हिजबुल्ला की खबरें तो लगातार देता ही रहता हूं, आज भी मैं दूंगा। इराकी रेजिस्टेंस जो है, इराक के अंदर ईरान को सपोर्ट करने वाला जो रेजिस्टेंस है, जो लगातार अमेरिका के ठिकानों पर भी हमला कर रहा था, उसने पहली बार यह दावा किया है कि इजराइल के हाइफा पोर्ट पर हमने हमला किया है। और उसके वीडियोज, उसके फोटोग्राफ बाकायदा आए हैं। वीडियोस मैं जानबूझ के बहुत कम दिखाता हूं, क्योंकि वीडियो आपने लगाए और यूट्यूब बड़े आराम से आपको जो है डीमोनेटाइज या तो कर देता है या रेस्ट्रिक्ट कर देता है। तो हमारे जैसे लोग जो लगातार इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं या फलस्तीन के पक्ष में बोल रहे हैं और अपने देश में भी सरकार के पक्ष में नहीं बोलते हैं, जनता के पक्ष में बोलते हैं, उन पर टेढ़ी नजर तो यूट्यूब की लगातार रहती ही है। आप देखेंगे तो देखेंगे किस तरह से हमारे व्यूज लगातार सप्रेस किए जा रहे हैं। इसलिए वीडियोस तो नहीं, लेकिन ये न्यूज आप देखिए जिसमें बहुत साफ साफ ये दावा किया है उन्होंने कि उन्होंने हाइफा पोर्ट पे हमला किया है। अब हाइफा पोर्ट पे इस हमले के साथ साथ हिजबुल्ला की ये न्यूज देखिए, और ये जो मैं आपको न्यूज हिजबुल्ला की दिखा रहा हूं ये किसी अरब अखबार की नहीं है, ये इजराइल के अपने अखबार की खबर है, जिसमें बता रहे हैं कि किरियात शमोना में दर्जनों मिसाइलों के हमले हुए हैं। अब ये दर्जनों मिसाइलों के हमले जब मैंने और रिसर्च किया, देखा, ट्विटर वगैरह पे लोगों का आया, तो पता चला कि 70 मिसाइलें एक साथ फायर की गई थी और उसमें काफी नुकसान पहुंचा है। कई सैनिक मारे गए हैं और कई सारे शहरी भी मारे गए हैं। इसके पहले आप जानते हैं कि फायर करके लेबनान के अंदर कई शहरियों की हत्या, एक औरत, एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी, और इस तरह के कई शहरियों की हत्या इजराइल कर चुका था। उसके बदले में किरियात शमोना जिस जगह को कहते हैं वहां पर हमला हुआ। वैसे किरियात शमोना का भी आप इतिहास देखेंगे तो ये एक फलस्तीनी गांव था जिसको 1960 के दशक में तबाह करके वहां पर इजरायलियों को बसा कर किरियात शमोना नाम दिया गया। किसी भी जगह का आप नाम देखेंगे इजराइल में तो उसके पीछे यही दर्दनाक इतिहास मिलेगा कि वहां पर फलस्तीनियों का गांव था जिसको उजाड़ कर इजरायलियों ने अपनी बस्ती बसा ली, और 70 सालों से ये सब कुछ चलता रहा। अमेरिका और यूरोप की सरपरस्ती में ये सब मैं बता चुका हूं आपको। तो हिजबुल्लाह के साथ लगातार लड़ाई चल रही है। कल जो खबर आई थी वो मैंने आपको बताया कि एक हिंदुस्तानी केरल का एक आदमी मारा गया था जो वहां खेतों में काम कर रहा था। वो वहां पे मजदूरी करने के लिए गया हुआ था। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि जब सारी दुनिया के लोग अपने 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 जो नागरिक वहां रहते हैं उनको वापस बुला रहे हैं, तो हिंदुस्तान सरकार लगातार अपने लोगों को इजराइल में ऐसे खतरे के बीच क्यों भेज रही है। जब यह हुआ है उसके बाद भारत सरकार ने सिक्योरिटी एडवाइजरी वगैरह जारी की है, लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर जब इजराइल में ऐसे हालात हैं तो आप अपने मजदूरों को लगातार वहां क्यों भेज रहे हैं। सवाल तो यह भी है कि आपके पास रोजगार की इतनी कमी क्यों है कि इजराइल जैसे देश में आपको भर्ती करवानी पड़ रही है। और जब हिंदुस्तान की बात चल रही है तो एक खबर केरल की एक यूनिवर्सिटी से आई है। वहां पर स्टूडेंट्स इंतिफादा के नाम से एक प्रोग्राम करना चाहते थे।
जाहिर तौर पे इंतिफादा के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे, इंतिफादा अरबी का वर्ड है जिसका मतलब ये होता है धरती को हिला देना। जो 2 बार रेजिस्टेंस किए हैं, इंतिफादा 1 और इंतिफादा 2, पहला इंतिफादा और दूसरा इंतिफादा, वो रेजिस्टेंस फलस्तीन के लोगों ने किए हैं। और पहला इंतिफादा तो पूरी तरह से अहिंसक इंतिफादा था, उसमें हिंसा बिल्कुल नहीं हुई थी। पूरे देश में जो उसके स्टूडेंट्स थे और उसके बाकी सारे लोग थे, उन्होंने प्रदर्शन किए थे। तो इंतिफादा शब्द पर आपत्ति की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, और उसके बाद केरल यूनिवर्सिटी ने इंतिफादा लफ्ज के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। ये हालत है अपने देश के। फलस्तीन के साथ खड़ा होना तो छोड़ दीजिए, इंतिफादा से भी प्रॉब्लम है। खैर, हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में लगातार हम ये देख पा रहे हैं कि फलस्तीन के पक्ष में जुलूस निकल रहे हैं, छोटे बड़े हर तरह के जुलूस। जापान से ये बड़ा प्यारा सा वीडियो आया जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जापान के एक छोटे से शहर में थोड़े से लोगों ने मिलकर फलस्तीन के फेवर में ये एक जुलूस निकाला। अमेरिका में, इंग्लैंड में, नॉर्वे में, जर्मनी में, फ्रांस में, यहां तो मैं आपको सैकड़ों जुलूस दिखा चुका हूं जो लगातार निकल रहे हैं। वहां की सरकारें परेशान हैं कि आखिर इतने सारे लोग फलस्तीन को सपोर्ट करने के लिए सड़क पर कैसे आ गए हैं। और अमेरिका में जो असर दिख रहा है वो एक के बाद एक जो सर्वे आ रहे हैं उनसे दिखाई दे रहा है। अभी एक ताजा सर्वे आया जिसमें 52% लोगों ने यह कहा कि सीज फायर तो जैसा होगा वैसा होगा, लेकिन अमेरिका को इजराइल को हथियार भेजना तुरंत बंद कर देना चाहिए। यानी अमेरिका जैसे मुल्क में जहां के ज्यादातर हुक्मरान पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़े हैं, वहां एक तो बाइडेन के इलेक्शन में लगातार नॉन कमिटेड वोट्स पड़ते हैं। यानी प्राइमरीज में डेमोक्रेट्स ने वोट तो दिया, लेकिन कहा नॉन कमिटेड, फाइनली हम आपको वोट देंगे कि नहीं वोट देंगे यह तय नहीं है। और ये सारे वो लोग हैं जो इजराइल पर अमेरिका की नीति का विरोध कर रहे हैं, जो फलस्तीन के साथ खड़े हैं। और साथ में जनता के बीच में जो सर्वे होता है उसमें 52% लोग, यानी आधे से भी अधिक लोग कहते हैं कि इजराइल को हथियार भेजे जाने बंद किए जाने चाहिए। यही वह प्रेशर है जिसकी वजह से बाइडेन हो, कमला हैरिस हो या फिर ब्लिंकन हो, ये लगातार बात कर रहे हैं कि कैसे भी युद्ध विराम हो जाए। लेकिन उसमें जो शैतानी है, उसमें जो चालबाजी है, वो बेहद खतरनाक है। वो जो सीज फायर कराना चाह रहे हैं और उसके बाद जिस तरह की सरकार बनाना चाह रहे हैं, वो दरअसल फलस्तीनियों से उनके सारे अधिकार छीन लेने की बात है। आप सोचिए कि चाहे वो हूथी हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, उनकी शर्त इतनी ही है कि इजराइल बंद कर दे हमला करना फलस्तीन के ऊपर, हम अपनी लड़ाई बंद कर देंगे। लेकिन अमेरिका उनके ऊपर बम गिरा रहा है। हिजबुल्लाह के ऊपर तो खैर बम नहीं गिरा रहा है, वहां पर अपने सलाहकार को भेजा था बाइडेन ने, और वहां से लेबनान के राष्ट्रपति का बयान आया है कि रमजान के दौरान हम शुरू करेंगे डिप्लोमेटिक बातचीत की, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो जंग है उसको कैसे रोका जाए। लेकिन हिजबुल्लाह इसको कई बार क्लियर कर चुका है कि जब तक इजराइल फलस्तीन के ऊपर हमला करता रहेगा, हम भी उसके साथ जंग जारी रखेंगे। और हूथी जो हैं यमन के, उनकी तो बात ही अलग है। इतने गरीब लोग हैं, इतने परेशान हैं। लेकिन आप हुकूमत की बात छोड़िए, आप हूथी के लीडर्स की बात छोड़ दीजिए। हूथी की जो आम जनता है वो सड़कों पर लगातार आ रही है और वो कह रही है कि भले अमेरिका हमारे ऊपर बम गिराता रहे, लेकिन हम किसी भी हाल में माइग्रेट नहीं करेंगे, अपने घर छोड़ के नहीं जाएंगे, अपने शहर छोड़ के नहीं जाएंगे। वो चाहे तो बम गिराकर हमको यहां पर ही बर्बाद कर दे। तो एक तरफ ये लोग हैं जो जान देने को तैयार हैं फलस्तीनियों के लिए, और दूसरी तरफ वे अरब मुल्क हैं जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन असल में कुछ करने को तैयार नहीं है। बयानात तो लगातार आ रहे हैं। सऊदी अरबिया का बयान आया कि जिस तरह की कंडीशन है वहां पर, जिस तरह की भूखमरी है वहां पर, उस पर सारी दुनिया चुप है। और यह बहुत आश्चर्य की बात है। सारी दुनिया की बात छोड़िए, आप तो बगल में है, ना पैसों की कमी है, ना ताकत की कमी है। आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं बयान देने के अलावा? आप क्यों नहीं वहां पर जबरदस्ती एड पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्यों नहीं अपने दोस्त अमेरिका और ब्रिटेन से कह रहे हैं कि किसी भी हालत में लोगों को खाना पहुंचाया जाए? क्यों नहीं कह रहे हैं अमेरिका से कि ये एयर ड्रॉप का नाटक बंद करो, अपनी सेना को भेजो, हम भी वहां जाते हैं और वहां लोगों तक खाना पहुंचाया जाए। अमेरिका के सैनिक अगर सड़कों पर आएंगे खाना पहुंचाने के लिए तो इजराइल उनके ऊपर कभी बंदूक नहीं चला पाएगा। लेकिन ये सारा कुछ नहीं करेंगे, केवल एयर ड्रॉप का नाटक करके दुनिया में फोटो आप करा लेंगे। आप सोचिए वहां की हालत। ये वीडियो मैं नहीं दिखाना चाह रहा था, लेकिन देखिए इस वीडियो को। रोटी मिली है
कई दिनों के बाद वहां के लोगों को रोटी मिली है, कितने खुश हैं। ऐसे लोग जिनके पास अपने घर थे, अपनी गाड़ियां थीं, एक जिंदगी थी शानदार, उनकी कंडीशन यह बना दी गई है कि उनको रोटी मिलना बड़ी बात हो गई है। और अमेरिका एयर ड्रॉप करके, छोटा सा डब्बा एयर ड्रॉप करके दुनिया को दिखा रहा है, लेकिन लोगों तक अनाज पहुंचाने के लिए जो दूसरी कोशिशें होनी चाहिए थी, वो कोशिशें सिर्फ और सिर्फ बयानात तक सीमित हैं। हाँ, जिस तरह से गैंट्स अमेरिका गया हुआ है, मैंने कल भी बताया था कि नेतन्याहू इसको लेके नाराज है और इस समय फ्लू का बहाना बना के अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है। उसको लेकर जिस तरह से अमेरिका में हलचलें चल रही हैं, ये संभव माना जा सकता है कि बहुत जल्दी बेंजामिन नेतन्याहू को हटाकर किसी और को वहां का, गैंट्स को या किसी और को वहां का प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। लेकिन ये सब तो बात की बात है। अभी की पहली बात तो ये होनी चाहिए थी कि नार्दर्न गजा में जिस तरह से भूखमरी की स्थिति आई है, जिस तरह से बच्चे और बूढ़े भूख से मर रहे हैं, किसी भी हालत में वहां अनाज पहुंचाया जाना चाहिए था। लेकिन यह सारा कुछ सिर्फ आई वॉश जिसको कहते हैं, तमाशा जिसको कहते हैं, वो चल रहा है। सीरियस कोशिश लोगों तक अनाज पहुंचाने की कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में सऊदी अरबिया बयान दे या इजिप्ट बयान दे या कोई और बयान दे, इन बयानात का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ खोखले लफ्ज हैं। करना तो आपको जमीन पर कुछ चाहिए था, लेकिन जमीन पर फलस्तीन के लिए लड़ते सिर्फ हूथी और हिजबुल्ला दिखाई देते हैं। बाकी जबानी जमा खर्च तो बहुत सारा है। तो अगले 2-4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप जानते हैं अगले हफ्ते में रमजान शुरू हो रहे हैं। रमजान से पहले किसी भी हालत में अमेरिका सीज फायर कराना चाहता है, लेकिन इजराइल की जो शर्तें हैं वो मानने को हमास तैयार नहीं है। और इजराइल फिलहाल अमेरिका की बहुत सुन नहीं रहा है। इजराइल अपनी शर्तें कम करने के लिए कहीं से तैयार नहीं है। ऐसे में यह बातचीत कहीं पहुंचेगी या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे दर्दनाक बात यह है कि गजा के लोगों को जिस तरह से अनाज, रोटी, खाना, राहत, दवा पहुंचनी चाहिए थी, उसको लेकर जिस तरह की कोशिशें होनी चाहिए, उस तरह की कोशिशें दिखाई नहीं दे रही हैं। रमजान के दौरान अगर यह सारा कुछ चलता है तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इजराइल और अमेरिका नहीं, बल्कि साथ साथ अरब मुल्क भी होंगे जो जबानी जमा खर्च से आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। आज के लिए इतना ही। और वो अपील जो करनी ही होती है वो ये कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हम डेटा देखते हैं तो चैनल ना सब्सक्राइब करने वाले जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी होती है, कई बार सब्सक्राइब किए लोगों से भी ज्यादा बड़ी होती है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो मैं कई बार बता चुका हूं आपको, बेहद आसान है। 3 रुपए रोज से भी कम पे आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। आप जिस भी मुल्क में हैं वहां की करेंसी में हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं। और अगर हमारी डायरेक्ट मदद करना चाहते हैं तो लिंक आपके पास है ही, आप पिन कमेंट खोलेंगे तो डायरेक्ट मदद करने के भी लिंक्स हैं वहां पर। आप हमें ताकत देंगे, ये बात मैं बार बार कहता हूं कि हमें कहीं और से ताकत, कहीं और से मदद नहीं मिलने वाली है। आप अगर हमें ताकत देंगे तभी हम पूरी हिम्मत से सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर सच बोल पाएंगे। बहुत शुक्रिया।